नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 रक्त और हमारा शरीर। अभी तक हमने जाना कि रक्त की कमी के कारण अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है और उसके बाद जो बच्चा अनिल है वही रक्त के बारे में जानने का इच्छुक है और जो उसकी जान पहचान की डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीदी, वह उसे रक्त के बारे में बता रही हैं कि रक्त के मुख्य 2 भाग होते हैं। एक तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहा जाता है और दूसरा वह भाग जिसमें लाल, सफ़ेद और कुछ ऐसे कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर बात चल रही है लाल कणों की। तो डॉक्टर दीदी अनिल को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो लाल कणों की बनावट है उसके बारे में बताती हैं और वे कहती हैं कि जो हमारी हड्डियों के बीच का भाग होता है मज्जा, वह एक कारखाने की तरह है जहाँ पर ये लाल कण बनते हैं और इनके लिए जो कच्ची सामग्री है अर्थात जिनके द्वारा हमारा रक्त बनता है, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं वे हैं प्रोटीन और लौह तत्व और विटामिन। यहीं तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब चलते हैं आगे। अगले पृष्ठ पर आपकी जो पुस्तक है उसकी पृष्ठ संख्या 37 है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अब जिस प्रकार यदि कोई कारखाना है उसमें कच्चा सामान ही नहीं होगा, कच्चा माल नहीं होगा तो चीज़ें नहीं बन पाती, इसी प्रकार यदि हम उचित आहार नहीं लेंगे, संतुलित भोजन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में भी जो रक्त कण हैं इनका निर्माण नहीं हो पाता और रक्त में इनकी कमी हो जाती है, जो लाल कण है, और इसी के कारण जो बीमारी होती है वह एनीमिया कहलाती है। जैसे कि अनिल की जो बहन है, छोटी बहन, क्या नाम था उसका, दिव्या। हाँ, तो दिव्या को भी एनीमिया की ही बीमारी हुई थी। अब इस बीमारी के लक्षण बताए गए हैं कि थकान महसूस होती है, काम में मन नहीं लगता, भूख भी पहले से कम लगती है। ये सभी लक्षण होते हैं एनीमिया के। तो यही डॉक्टर बता रही हैं। अब अनिल पूछता है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। वैसे तो कई कारण हैं जिनके कारण यह बीमारी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर बताती हैं कि हमारे देश में पौष्टिक आहार की कमी एक बहुत बड़ा कारण है अनीमिया बीमारी होने का। इसके अलावा वो बताती हैं कि इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, कि हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। वे क्या करते हैं, जो खून के जो लाल कण हैं उन्हें बनने नहीं देते। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बने हुए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। ठीक है। अब वो बताती हैं कि यदि हम दूषित जल, दूषित अर्थात जो गंदा है, यदि हम ऐसा पानी पी लेते हैं या बाहर के खरीदे हुए हम कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खा लेते हैं जिस पर मक्खियाँ बैठी हों,
तो इस प्रकार का जो पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, उनके द्वारा ही जो ये कीड़े हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और यदि हम इनसे बचना चाहते हैं तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जब भी हम भोजन करें, हाथों को अच्छी तरह से धोएं और साफ पानी पिएं। इसके अलावा अनिल एक किस्म के कीड़े और भी हैं। अब ये डॉक्टर बताती हैं कि एक तरह के कीड़े और भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। एक तो जो हम दूषित भोजन या पानी पीते हैं उससे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो कीड़े हैं, और दूसरा है कि जो अंडे हैं उनमें से जो लार्वा निकलता है वह हमारी जो स्किन होती है, त्वचा है, उसके रास्ते भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये छोटे छोटे जो ना दिखने वाले भी ये जो कीड़े होते हैं, अणु होते हैं। इनके बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। एक तो अब वैसे तो प्रत्येक घर में आजकल शौचालय बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग खुले में शौच कर देते हैं, जैसे कि गांव आदि में या कहीं सड़क के किनारे या कहीं भी। लेकिन यह तो बहुत ही गलत बात है। शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें नंगे पैर भी इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। ये हमारी जो त्वचा के छिद्र होते हैं उनके द्वारा भी हमारे शरीर में ये कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? यह तो बताया कि जो रक्त के लाल कण हैं वे कैसे बनते हैं, उनका क्या काम है। अब वह सफेद कण और किसके बारे में जानना चाहता है? प्लेटलेट्स के बारे में। तो वही हम जानते हैं। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु अर्थात जो रोग के अणु हैं, जो बीमारी के छोटे छोटे अणु हैं, वे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि बहुत से रोगों से ये हमारी रक्षा करते हैं। अब जो हमारे रक्त के सफेद कण हैं उनका काम है हमारे शरीर की रक्षा करना। किससे? जो रोगाणु होते हैं, रोग के अणु होते हैं, वे उन्हें हमारे शरीर में प्रवेश नहीं पाने देते, और यदि वे प्रवेश पा भी लेते हैं तो उन्हें वहां टिकने नहीं देते। अतः यह हमारे शरीर के एक वीर सिपाही की तरह काम करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि जैसे ही हमारे शरीर पर कोई चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे कि जो रक्त है, हमारा खून है, कुछ समय के बाद वह जम जाता है। तो यह किसके कारण जमता है? यह इन बिंबाणुओं का ही काम होता है। इन्हीं के कारण रक्त जमने की जो हमारी क्रिया है उसमें ये मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है और बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यदि हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारी जो खाल है वो कट जाती है और वहाँ से जो हमारी रक्त वाहिका है अर्थात जिन नसों में से खून जाता है वह कट जाती है। तो ऐसे में जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर
एक खास किस्म का प्रोटीन होता है और वह कैसे जाला बनाता है, जैसे मकड़ी जाला बनाती है इसी प्रकार एक जाला सा बना देता है और उसी पर ये जो प्लेटलेट्स है ये उस जाले पर चिपक कर एक जैसे दीवार में एक छेद हो जाता है या दीवार में एक दरार से आ जाती है, उसको वो भर देते हैं और वहाँ से जो खून निकलना है वह बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, परंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अब यदि चोट थोड़ी छोटी है तो हम उस पर घर पर ही दवा लगाकर उसको हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन यदि घाव बहुत गहरा है, चोट बड़ी है, तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। वही देखते हैं कि इसमें टाँके लगाने की आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन तब तक हमें उस घाव पर बिल्कुल साफ कपड़ा कस के बांध देना चाहिए। इससे जो खून का रिसाव है, जो खून निकलना है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, अब बताती हैं कि यदि खून अधिक बह जाए तो हमें खून चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसा डॉक्टर बता रही हैं। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं ए, उसी में भी पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, इसी प्रकार बी और ओ और ए बी, इस प्रकार जो रक्त हैं उन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया जाता है और रक्त चढ़ाने से पहले उस व्यक्ति के रक्त की जांच होती है और उसी ग्रुप का जो रक्त है उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। अब अनिल के मन में तो तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वह प्रत्येक अपने सवाल का जवाब चाहता था। तो उसने बताया कि यदि किसी ऐसा व्यक्ति है कि जिसको रक्त की आवश्यकता है और उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसका ब्लड ग्रुप या रक्त का जो उसका समूह है वह उस व्यक्ति का हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर क्या बताती हैं ऐसी स्थिति के बारे में कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। बच्चों, जिस प्रकार बैंक में हम अपने जो अतिरिक्त पैसे हैं उन्हें हम जमा करके रखते हैं और जब भी हमें आवश्यकता होती है हम बैंक से निकाल लेते हैं, ठीक इसी प्रकार जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, अस्पताल होते हैं, उनमें ब्लड बैंक बने होते हैं और उन ब्लड बैंक में क्या होता है कि हर प्रकार का जो रक्त है, रक्त समूहों का जो रक्त है वह तैयार करके रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। अब डॉक्टर कहती हैं कि ब्लड बैंक तो होते ही हैं, लेकिन ब्लड बैंक में भी रक्त कहाँ से आता है? जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, तभी तो उन जो ब्लड बैंक है उनमें रक्त आएगा। अब अनिल पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। अब लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं,
कुछ प्रश्न होते हैं कि यदि हम रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, लेकिन डॉक्टर बताती हैं कि यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि हम कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात ही क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो हमें रक्तदान करते हुए बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना रक्त हम देते हैं वह तो कुछ दिनों में ही बन जाता है और हमारे शरीर में इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, हमने इस पाठ में जाना कि हमारे शरीर के लिए रक्त का क्या महत्व है और रक्त के कितने भाग होते हैं, रक्त की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, हमें रक्तदान कैसे करना चाहिए, किस उम्र में करना चाहिए, यही सभी बातें हमने इस पाठ में पढ़ी, जानी, समझी। तो अब जो हमारा पाठ है अध्याय 6 वह यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद और शुभ दिन।